चलिए अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला चैप्टर जो है, देखो हम 12वीं के हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड का पाठ क्या पढ़ रहे हैं? 9 है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 9। और पाठ का नाम 2 भागों में है। एक छोटा मेरा खेत जो कि उमाशंकर जोशी ने लिखा है, और दूसरा बबूलों के पंख जो कि उमाशंकर जोशी ने लिखा है। इसके 2 पाठ हैं, ए और बी। तो हम सबसे पहले ए पाठ देखते हैं। ए पाठ में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पद्यांश है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं पद्यांश। छोटा मेरा खेत का पहला पद्यांश संदर्भ रहेगा। क्या रहेगा संदर्भ? बताओ कोई एक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ छोटा मेरा खेत से लिया गया है, जिसके रचयिता उमाशंकर जोशी जी हैं। अब प्रसंग तो प्रसंग पढ़ने से पता चलता है, पर मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट कि प्रस्तुत पद्यांश में ना कवि के कर्म और कृषि के कर्म को बराबर बताया गया है। यानी कवि का जो कर्म होता है, कवि का जो काम है, वो खेती के काम के समान होता है। जिस प्रकार एक किसान खेती में फसल लगाता है, बोता है, खाद डालता है, वैसा ही भाव रूपी बीज को अंकुरित करता है कविता के नाम से। कौन? कविता का। तो कविता का खेत है उसका चौकोर पन्ना, और किसान का खेत है जमीन। पर दोनों कैसे हैं? समान है दोनों, पर अंतर भी है। फसल नष्ट हो जाएगी, पर ये जो विचार रूपी फसल है ये कभी जिंदगी में नष्ट नहीं होगी। तो यहाँ कविता का यहाँ पे क्या कह रहा है? इधर देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के कर्म और कृषि के कर्म को एक समान बताया गया है। तो मैं कैसे मालूम एक समान? ये देखो, ये बराबर का साइन लगा है। अब ये मत बोल देना सर ये बराबर का नहीं है, ये तो पैरेलल लाइन है। अरे ये बराबर है, उल्टा करके देख लो ऐसे, ये बराबर का साइन है। ठीक है, तो कवि के कर्म और कृषि के कर्म को एक समान बताया गया है। अब भावार्थ पढ़ते हैं। कविताकार कहता है कि मैं एक प्रकार से किसान ही हूँ, मैं एक प्रकार से किसान ही हूँ। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में बीज लगाता है और बीज को फसल बनाता है, बीज को अंकुरित करता है, और वो बीज जब जमीन पे लगते हैं, खेत पे लगते हैं, तो वो अंकुरित हो जाते हैं और पौधा बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं भी एक किसान हूँ, और मेरा खेत एक चौकोर पन्ना है। एक क्या है मेरा? कागज। कागज ही मेरा क्या है? खेत है, जिसमें मैं कविता नामक रूपी क्या उगाता हूँ? फसल उगाता हूँ। और सुनो, जिस प्रकार किसी आंधी में उड़कर बीज किसी जमीन में खेत में चला जाता है और एक पूर्ण पौधा बन जाता है, उसी प्रकार मेरे भावों की आंधी उड़ती है और उसमें से कोई भाव आ जाता है, और मैं उस भाव को बीज समझकर अपने विचार के माध्यम से उसे कविता का तो जिस प्रकार आंधी में एक बीज उड़कर खेत में पूर्ण पौधा बन जाता है उगकर, उसी प्रकार मेरे भावों की आंधी से कोई भाव उड़कर आता है और अपने विचार से मैं कोई कविता बना देता हूँ पौधों की तरह। ऐसा कौन कह रहा है? कविता का। आगे वो कहता है कि अरे मेरे भी तो मन में, मेरे भी तो भावों में कुछ ऐसे भाव उड़कर आते हैं जिसे मैं विचार शब्दबद्ध कर देता हूँ, अर्थात उन विचार से एक नई कविता। अच्छा देखो, खेत में जब एक किसान फसल लगाता है तो उस खेत में वह खाद डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है, बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें डालता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। ठीक उसी प्रकार मैं भी विचार रूपी खाद अपने भावों में डालता हूँ और अपनी कविता को महान बनाता हूँ। अब खेत में देखिए खाद देता हूँ और खेत में बीज क्या हो जाते हैं। एक किसान क्या करता है, एक किसान जब फसल लगाता है तो फिर वो खाद भी डालता है। क्यों? किससे बचाने के लिए? खरपतवारों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, कहीं फसल नष्ट ना हो जाए। तो भाई खेत में उन्होंने बीज लगाया, अब वो धीरे से खाद डाला और वो बीज क्या हो गए? अंकुरित हो गए और वो फूल पत्ते हो गए और वो पूर्ण फसल बन गई। और वो पूर्ण क्या हो गई? फसल बन गई। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने पन्ना कागज रूपी खेत में अपने विचारों भावों की खाद डालता हूँ और एक पूर्ण कविता बना
लेता हूँ और इस प्रकार मेरी फसल तैयार हो जाती है। एक किसान की फसल जब तैयार होती है तो वो उसे काट लिया जाता है और वो फसल फिर नष्ट हो जाती है, अर्थात लोग उसका उपभोग कर लेते हैं। पर मेरी फसल ऐसी है कि लोग जितना उपभोग करते जाते हैं मेरी फसल कभी बर्बाद और समाप्त नहीं होती और वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। ऐसा कौन कह रहा है? अर्थात वो कहता है कि फूल पत्ते आ गए तो किसान की फसल पूर्ण हो गई। वैसा ही ठीक उसी प्रकार मेरे जो छंद रूपी फूल और पत्ते हैं उससे मेरी कविता की फसल पूर्णतः तैयार हो जाती है और कभी समाप्त नहीं होती। अरे पौधा लोगों के लिए तैयार होता है पर मेरी रचना भी लोगों के लिए तैयार होती है और वो कभी समाप्त नहीं होती है और उसमें लोग मेरी रचना का बार बार उपभोग करके क्या करते हैं? आनंद को और रस को प्राप्त। अरे फसल का प्रयोग तो एक बार होता है। मेरी जो फसल रूपी कविता जिसको मैंने उगाया हूँ अपने विचारों भावों की खाद देकर वो तो कभी समाप्त नहीं होती है। बस कविता कार ने यहाँ पर ये चीजें बताई हैं। अब इसका विशेष तो आप देख ही लोगे। भाषा कैसी सरल है और तत्सम शब्द का प्रयोग और भी तुम दूसरी लिख सकते हो, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर निशा उषा तुमको समझ में नहीं आ रही तुम इधर साइड आ सकते हो, दिख नहीं रहा हो। हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? पहले पद्यांश में कोई डाउट है क्या? नहीं पक्का? अरे कितना आसान है यार, इतना दिमाग तो अपने में है। बहाने बनाने में तो हमसे बड़ा बहानेबाज कोई नहीं है। और हम गलत चीज के लिए बहाना बनाते हैं यार। एक मैंने समझाया है क्या है क्या? एक किसान है और दूसरा कौन है? भाई किसान अपनी कर्म करेगा, वो फसल लगाएगा, फसल को अच्छी पैदावार के लिए खाद डालेगा, विभिन्न प्रकार की यूरिया डालेगा। अरे ठीक उसी प्रकार तो वो भी अपने कागज रूपी चौकोर पन्ने को खेत समझ रहा है और अपने भाव का आंधी में उड़कर एक बीज आया उसे वो उस पन्ने पे लगा देता है, शब्दों के माध्यम से शब्दबद्ध कर देता है, विचारों के माध्यम से फसल बनकर तैयार हो जाती है। समझ गए कि नहीं? पर वो फसल कभी नष्ट नहीं होती, परंतु हाँ एक किसान की फसल नष्ट हो जाएगी पर कविता रूपी फसल कभी नष्ट नहीं होती। आगे चलिए हम सेकंड चलते हैं। इसका पद्यांश संदर्भ एज इट इज रहेगा और प्रसंग यहाँ पे एज इट इज रहेगा। कवि के कर्म और कृषि के कर्म को समान बतलाया या बराबर बतलाया जा रहा है। अब चलते हैं भावार्थ पर। सेकंड पद्यांश के कविताकार कहता है कि खेत चौकोर होते हैं। चौकोर यानी चौकोर, समझ गए कि नहीं आप? चारों तरफ से चौकोर, ठीक है। तो कॉपी के पन्ने भी तो चौकोर होते हैं, किताब के पन्ने में तो चौकोर होते हैं, तो फिर खेत और पन्ने में क्या अंतर? बोले अगर किसान का खेत वो चौकोर खेत है तो मेरा भी तो पन्ने वाला चौकोर पन्ना मेरा खेत है, उसमें वो बीज डालता है, मैं भी तो अपने भावों के बीज इसमें डालता हूँ, ठीक है। अर्थात दोनों कैसे हैं? समान है। अर्थात अगर किसान का खेत एक चौकोर पन्ने है, चौकोर खेत है उसका मिट्टी का, तो मेरा भी कॉपी के एक चौकोर पन्ने मेरा खेत है, वो चारों तरफ से चौकोर है और मैं उसमें कविता रूपी फसल उगाता हूँ और कविता रूपी वृक्ष लगाता हूँ। जब एक किसान अपने खेत में वृक्ष लगाता है, ठीक है, तो वो वृक्ष पूर्ण होने के बाद टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। पर सुनो, जब मैं विचार रूपी फसल को खेत में पन्ने में चौकोर पन्ने में लगाता हूँ ना खेत में, तो चिरकाल तक आने वाले काल तक वो कभी समाप्त नहीं होता और वो बढ़ते ही चला जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पर कविता रूपी की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये देखो मैं ऐसी कविता रूपी वृक्ष लगाता हूँ, ये फसल क्या चिरकाल तक चलती है और कभी समाप्त नहीं होती है और हमेशा चलते ही रहती है और लोग मेरी फसल का उपभोग करके, मेरी फसल को पढ़कर, मेरी फसल को देखकर या मेरी फसल का आनंद जिंदगी भर प्राप्त करते हैं, उसका आनंद वो हमेशा लेते रहते हैं। खेत में उपजे खाद्यान्न फसल वो तो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। जहाँ पौधा पूर्ण हुआ किसान खेत से क्या कर लेगा? फसल को काट लेगा। पर मेरी विचार रूपी फसल एक पन्ने में कोई पन्ना नहीं चीरेगा। अभी आप पढ़ रहे हो, आने वाले लोग उमा शंकर को फिर से पढ़ेंगे। तुम दुनिया में मर के चल जाओगे, तुम्हारे नाती नातरे उसको क्या करेंगे? पढ़ते रहेंगे। तो वो वही तो कह रहा है कि खाद्यान्न फसलें जो है वो समाप्त हो जाती हैं, परंतु मेरी फसल विचारों रूपी फसल एक ऐसी फसल है, मेरा जो चौकोर पन्ना का खेत है ये कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा कौन कह रहा है बेटा?
अतः चौकोर कागज रूपी पन्ना ही मेरी कविताओं की क्या है, उर्वरक भूमि है। अरे मेरी जो चौकोर पन्ना है वो मेरी उर्वरक भूमि है, उपजाऊ भूमि है, जिसमें मैं अपने विचार के बीज को डालता हूँ और मेरी फसल क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है और वो फसल कभी समाप्त नहीं। तो हम इसमें विशेष क्या बताएंगे, भाषा सरल है और क्या बताएंगे हम, और रूपक अलंकार का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब समझ में आ गया ये, कोई डाउट? अब इसका सेकंड पार्ट भर, इसमें कोई डाउट होगा तो आप बोल सकते हैं, नहीं है? अब यहाँ पर ये देखिए, अब हम चलते हैं अगला, बगुले के पंख। इसके 2 ही पैराग्राफ है, ठीक है, और सबके लिए एक एक ट्रिक है, एक ही से समझाएंगे, बहुत आसान है। इसमें भी खेत है और बगुला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बगुले सफ़ेद होते हैं, आपने देखे होंगे, और आसमान में जब उड़ रहे हैं तो फिर बातें ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यतः आसमान है, यहाँ पर आकाश है इसमें, और बगुले हैं, इनके बारे में बताया गया, खेत के बारे में। तो यहाँ देखिएगा, संदर्भ एज प्रसंग देखो, आकाश में उड़ते पक्षियों और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर कविताकार कर रहा है। देखो आकाश में कौन उड़ रहे हैं, बगुले उड़ रहे हैं, ठीक है। अब जब नीले नीले अंबर से, समझ रहे, जब नीले नीले आसमान में, काले काले आसमान में अगर सफ़ेद सफ़ेद कुछ बगुले उड़ेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। वहाँ पर वही कलाकारी, चित्रकारी ने, अर्थात कहने का मतलब कविताकार ने दिखाई है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में आकाश में उड़ रहे सफ़ेद बगुलों और पक्षियों, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों और प्रकृति की अनुपम सुंदरता को दिखाया गया। आगे कविताकार कहते हैं कि आकाश नीला है, आकाश काला है और सफेद कलर के बगुले क्या हो रहे हैं, एक लाइन से, बगुले हमेशा लाइन से उड़ते, तो वो एक लाइन से पंक्तिवाद एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे पूरा ऐसा गेम बना लिया और ऐसे उड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करके पूरे एक के पीछे एक नहीं, ऐसे 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 और ऐसे उड़ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है, अर्थात पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं और उनकी उड़ान को देखकर कभी हरे हरे खेत के बीच में बैठा है और आसमान नीला है, काला है और सफेद पक्षी एक लाइन से जब उड़ रहे हैं तो उन पंक्तिबद्ध लाइन को और उन पंक्तिबद्ध उड़ान को बगुले की देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न होता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है और उनकी खूबसूरती के मायाजाल में और प्रकृति की खूबसूरती के मायाजाल में खो जाता है, माया जाल में खो जाता है उनकी सुंदरता को देखकर और नजर नहीं हटती उसकी, वो उनको देखकर मंत्र मुग्ध हो गया है और वहां से उसकी नजर। अब काले काले बादल में श्वेत रंग के बगुले उड़ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि आकाश में संध्या चमकीली सफेद काया तैर रही हो। मान लो ऐसा लग रहा है कि काले काले बादल में जब सफेद सफेद बगुले तैर रहे हैं तो कविताकार कहता है कि अरे वाह 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 वाह, ये दृश्य को मानो ऐसा लग रहा है कि ये जो संध्या हो रही हो, और संध्या जब होती है तो उस समय देखना काला कालापन रहता है और थोड़ा सा सफेदपन भी रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि संध्या अपने सफेद रंग की चमकीली स्थिति को बदला रही हो, मानो ऐसा लगता है। गर्मी में होता अक्सर ऐसा, समझ रहे आप। आगे चलिए, श्वेत रंग के बगुले उड़ रहे हैं तो आकाश में मानो ऐसा लग रहा है कि संध्या हो रही हो और चमकीली सफेद काया, काया यानी शरीर, संध्या की, संध्या कौन, शाम हो रही तो उसकी काया मानो ऐसा लग रही है कि सफेद सी है और चमकीली सी है और कभी की नजर वहां से हट नहीं रही है। वो सम्मोहन हो गया है, क्या हो गया है, हिप्नो, वो माया में खो गया है, माया भ्रम हो गया और उसे बड़ा आनंद हो रहा है, मंत्र मुग्ध हो रहा है और टकटकी लगाकर उन्हें देख रहा है, ठीक है। अर्थात वह अपनी सम्मोहन में बंधता चला जा रहा है। कभी कहता है कि मैं माया, अरे कोई तो इस माया को रोको वरना मैं किसी काबिल नहीं रहूंगा, नजर हटते हटाए नहीं रही है, मेरी नजर इनसे हट नहीं रही है, कोई इस माया के जाल को रोको, कोई इस माया के जाल को रोको। अर्थात आकाश में उड़ते हुए बगुले माया जाल में आबद्ध हैं। अर्थात कविताकार ये कह रहा है कि आसमान में जब काले काले आसमान में जब सफेद रंग के बगुले उड़ रहे हैं तो वो एक माया जाल से प्रतीत हो रहे हैं।
और कविताकार कहता है कि कोई मुझे इस माया जाल से निकालो, कोई मुझे इस माया जाल से निकालो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या बताया गया? सिंपल है, 2-3 वर्ड है। काले काला आसमान है, सफेद कलर के बगले हैं, पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं, उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया है कविताकार और आनंद की असीम आनंद की प्राप्ति कर रहा है। और साथ ही साथ 4 चांद लगाने के लिए प्रकृति की सुंदरता मौजूद है। तो प्रकृति की सुंदरता में खुले आसमान में जब ऐसी क्रिया हो रही है तो इससे खूबसूरत कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो मंत्रमुग्ध हो गया, सम्मोहन हो गया और कह रहा है ये तो माया का जाल है। और मानो ऐसा लग रहा है कि संध्या हो रही हो, संध्या के समय काले काले आकाश में जो सफ़ेद बगली उड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है संध्या ने एक शरीर धारण कर लिए, ठीक है, काले रंग पे सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए और चमकीली सी लग रही है और मेरी नज़र इनसे हट नहीं रही है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब विशेष क्या है इसमें? भाषा सरल है और तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अब आप मुझे ये बता दें इनमें से क्या डाउट है और क्या डाउट नहीं है, तो मैं आप लोगों को और समझाऊँ। आप बता दें क्या चीज़ नहीं बनेगी आपसे, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये जो पद्यखंड है वो पद्यखंड क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों